हेलो फ्रेंड्स, यूजीसी नेट नॉलेज पॉइंट में आप सभी का स्वागत है। आज हम कर रहे हैं यूजीसी नेट पेपर 2 पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन के चैप्टर वाइज जो है एम लक्ष्मीकांत की बुक में से चैप्टर 9। आइए स्टार्ट करते हैं। चैनल पे नए हैं तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें, लाइक एंड शेयर करें। आज हम पढ़ेंगे प्रधानमंत्री के बारे में। द प्राइम मिनिस्टर। संवैधानिक स्थिति, कॉन्स्टिट्यूशनल पोजीशन क्या होती है। संविधान की व्यवस्था के अनुसार संसदीय सरकार में राष्ट्रपति नाम मात्र का कार्यकारी प्राधिकारी और प्रधानमंत्री वास्तविक कार्यकारी प्राधिकारी होता है। अर्थात राष्ट्रपति देश का प्रमुख होता है और प्रधानमंत्री सरकार होता है। राष्ट्रपति क्या होता है? देश का पहला व्यक्ति होता है और प्रधानमंत्री सरकार का प्रमुख होता है। इस संदर्भ में संविधान में निम्नलिखित प्रावधान किए गए हैं। कौन से प्रावधान है? फर्स्ट पॉइंट है, केंद्र सरकार में प्रधानमंत्री की अध्यक्षता में एक मंत्री परिषद राष्ट्रपति की सहायता और उसे सलाह देने के लिए होगी। राष्ट्रपति अपने कार्य का निष्पादन इस सलाह के अनुसार करेगा। सेकंड पॉइंट है, प्रधानमंत्री की नियुक्ति राष्ट्रपति द्वारा की जाएगी। थर्ड है, यह अन्य मंत्रियों की नियुक्ति भी राष्ट्रपति द्वारा प्रधानमंत्री की सलाह पर की जाएगी। फोर्थ पॉइंट है, मंत्रीगण राष्ट्रपति की सहमति से ही पद पर बने रह सकेंगे। फिफ्थ पॉइंट है, मंत्री परिषद लोकसभा के प्रति सामूहिक रूप से जिम्मेदार होगी। सिक्स पॉइंट है, मंत्रियों को पद और गोपनीयता की शपथ राष्ट्रपति द्वारा दिलवाई जाएगी। सेवन पॉइंट है, कोई भी मंत्री यदि निरंतर 6 माह तक संसद के किसी भी सदन का सदस्य नहीं है तो वह मंत्री पद पर बना नहीं रह सकता है। 8 पॉइंट है, मंत्रियों के वेतन और भत्तों का निर्धारण संसद द्वारा किया जाएगा। शक्तियां और कार्य, पावर्स एंड फंक्शंस क्या है? प्रधानमंत्री की शक्तियां तथा उसके कार्य का अध्ययन निम्नलिखित शीर्षकों के तहत किया जा सकता है। मंत्रिपरिषद के संबंध में, केंद्रीय मंत्रिपरिषद के प्रमुख के रूप में प्रधानमंत्री का निम्नलिखित शक्तियां प्राप्त है। कौन कौन सी है? फर्स्ट पॉइंट है, प्रधानमंत्री उन शक्तियों की अनुशंसा करता है जिन्हें राष्ट्रपति द्वारा मंत्री नियुक्त किया जा सकता है। अर्थात प्रधानमंत्री द्वारा अनुशंसित व्यक्तियों को ही राष्ट्रपति मंत्री नियुक्त कर सकता है। सेकंड पॉइंट है, वह मंत्रियों में विभिन्न विभागों का आवंटन और उनमें फेरबदल भी करता है। थर्ड पॉइंट है, मतभेद होने की स्थिति में प्रधानमंत्री किसी मंत्री से त्यागपत्र की मांग कर सकता है या राष्ट्रपति को उसे पदच्युत करने की सलाह दे सकता है। फोर्थ पॉइंट है, प्रधानमंत्री मंत्रिपरिषद की बैठकों की अध्यक्षता करता है और महत्वपूर्ण निर्णय लेता है। फिफ्थ पॉइंट है, प्रधानमंत्री सभी मंत्रियों को दिशा निर्देश देता है, नियंत्रित करता है और उनके कार्यों के बीच तालमेल बनाए रखता है। कौन? प्रधानमंत्री। 6 पॉइंट है, प्रधानमंत्री अपने पद से त्याग पत्र देकर मंत्रिपरिषद भंग कर सकता है। राष्ट्रपति के संबंध में, प्रधानमंत्री को इस संबंध में निम्नलिखित शक्तियां प्राप्त है। फर्स्ट पॉइंट है, प्रधानमंत्री राष्ट्रपति और मंत्रिपरिषद के बीच की महत्वपूर्ण कड़ी है। प्रधानमंत्री द्वारा निम्नलिखित कार्य किए जाते हैं, अनुच्छेद 78 में बताया गया है। का पॉइंट है, वह केंद्र की प्रशासनिक कार्यवाहियों और विधान से जुड़े प्रस्तावों के संबंध में मंत्रिपरिषद द्वारा लिए गए निर्णयों से राष्ट्रपति को अवगत कराता है। का पॉइंट है, वह राष्ट्रपति द्वारा मांगे जाने पर केंद्र की कार्यवाहियों और विधान से जुड़े प्रस्तावों से संबंधित सूचना राष्ट्रपति को उपलब्ध कराता है। ग है, प्रधानमंत्री राष्ट्रपति द्वारा मांग करने की किसी विषय विशेष को मंत्रिपरिषद के विचारार्थ प्रस्तुत करता है जिससे संबंधित निर्णय किसी मंत्री द्वारा लिया गया हो किंतु मंत्रिपरिषद ने उस पर विचार न किया हो। सेकंड है, प्रधानमंत्री राष्ट्रपति को भारत के महान्यायवादी, भारत के नियंत्रक और महालेखा परीक्षक, संघ लोक सेवा आयोग के अध्यक्ष और सदस्य, चुनाव आयुक्तों
वित्त आयोग के अध्यक्ष और सदस्य आदि महत्वपूर्ण पदों पर नियुक्ति के मामले में सलाह सुलभ कराता है। संसद के संबंध में प्रधानमंत्री निचले सदन यानी लोकसभा का नेता होता है। प्रधानमंत्री कहाँ का? निचले सदन लोकसभा का नेता होता है तथा अपनी इस शक्ति के साथ निम्नलिखित कार्यों का निष्पादन करता है। फर्स्ट पॉइंट है, वह संसद सत्र बुलाने और सत्रावसान के संबंध में राष्ट्रपति को सलाह दे सकता है। सेकंड पॉइंट है, वह राष्ट्रपति से लोकसभा को भंग करने की सिफारिश किसी भी समय कर सकता है। थर्ड पॉइंट है, वह सदन पटल पर सरकार की नीतियों की घोषणा करता है। अन्य शक्तियाँ और कार्य का क्या है? फर्स्ट पॉइंट है, प्रधानमंत्री योजना आयोग, राष्ट्रीय विकास परिषद, राष्ट्रीय एकता परिषद और अंतर्राज्यीय परिषद का अध्यक्ष होता है। सेकंड पॉइंट है, वह देश की विदेश नीति तैयार करने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है। थर्ड पॉइंट है, वह केंद्र सरकार का मुख्य प्रवक्ता होता है। फोर्थ पॉइंट है, वह आपातकाल के दौरान राजनीतिक स्तर के संकट का प्रमुख विमोचक होता है। फिफ्थ पॉइंट है, राष्ट्र नेता के रूप में प्रधानमंत्री विभिन्न राज्यों के भिन्न भिन्न वर्ग के लोगों से मिलकर उनकी समस्याओं की जानकारी लेता है। सिक्स पॉइंट है, वह सत्ता दल का नेता होता है। सेवन पॉइंट है, वह सैन्य सेवाओं का राजनीतिक प्रमुख होता है। इस प्रकार प्रधानमंत्री देश की राजनीतिक प्रशासन प्रणाली में अति महत्वपूर्ण और जोखिमपूर्ण भूमिका निभाता है। डॉक्टर BR अम्बेडकर ने ठीक ही कहा है कि हमारे संविधान के तहत यदि कोई भी कार्यकारी संयुक्त राज्य अमेरिका के राष्ट्रपति से तुलनीय है तो वह प्रधानमंत्री है, न कि संघ का राष्ट्रपति। प्रधानमंत्री की भूमिका। प्रमुख राजनीतिक वैज्ञानिकों और संविधानविदों द्वारा ब्रिटेन के प्रधानमंत्री की भूमिका के संदर्भ में दिए गए विभिन्न वक्तव्य भारतीय संदर्भ में उपयुक्त और खड़े हैं। लॉर्ड मार्ले के अनुसार क्या है? लॉर्ड मार्ले कहते हैं कि वह प्रधानमंत्री का वर्णन सम्मानों में प्रथम और मंत्रिमंडलीय गुंबद की आधारशिला के रूप में करते हैं और कहते हैं मंत्रिमंडल का प्रमुख समकक्षों में पहला है और जब तक बना रहता है वह एक असामान्य और विशिष्ट प्राधिकारी के पद के काबिल रहता है। सेकंड है, हर्बर्ट मॉरिसन के अनुसार प्रधानमंत्री सरकार की मुखिया तथा सर्वसाधारण के रूप में सर्वोपरि होता है। आज के प्रधानमंत्री पद का जितना गुणगान किया जाए वह कम है। सर विलियम वार्नर हारकोर्ट कहते हैं ने प्रधानमंत्री को थोड़े से तारों के बीच चांद कहा है। क्या कहा है? कि थोड़े से जो तारे हैं उनके बीच चांद कहा है। किसने? सर विलियम वार्नर हारकोर्ट ने। जेनिंग्स के अनुसार प्रधानमंत्री उस सूर्य की भांति है जिसके चारों ओर ग्रह परिक्रमा करते हैं। वह संविधान का सूत्रधार होता है। संविधान के सभी मार्ग प्रधानमंत्री की ओर जाते हैं। H.J. लॉस्की के अनुसार H.J. लॉस्की ने प्रधानमंत्री और मंत्रिमंडल के बीच संबंध के संदर्भ में कहा है कि प्रधानमंत्री मंत्रिमंडल के गठन इसके जीवनकाल और इसके भंग होने की प्रक्रिया का केंद्र बिंदु है। लास्की के अनुसार लास्की ने प्रधानमंत्री को उस धुरी की संज्ञा दी है जिसके चारों ओर सरकारी तंत्र घूमता रहता है। H.R.G. ग्रीविस के अनुसार सरकार देश की मालिक है तथा प्रधानमंत्री सरकार का मालिक है। मुनरो के अनुसार मुनरो ने प्रधानमंत्री को राज्य रूपी जलयान के कैप्टन की संज्ञा दी है। रैमजे मूर के अनुसार प्रधानमंत्री को राज्य रूपी जलयान के स्टीयरिंग व्हील का चालक बताया है। ब्रिटेन की संसद प्रणाली की सरकार या कैबिनेट सरकार में प्रधानमंत्री की भूमिका इतनी महत्वपूर्ण हो गई है कि प्रेक्षकों ने इस सरकार को
प्रधानमंत्री उन्मुख सरकार कह डाला है। इसी क्रम में R.H. क्रॉसमैन का कहना है कि युद्ध के पश्चात की अवधि में कैबिनेट सरकार की जगह प्रधानमंत्री उन्मुख सरकार ने ले ली है। इसी प्रकार हेम्फ्री बर्कले का कहना है कि संसद का प्रभुत्व अब नहीं रह गया है। वेस्टमिंस्टर ने संसदीय प्रजातंत्र का अस्तित्व खत्म हो गया है। ब्रिटिश शासन प्रणाली की मुख्य कमी प्रधानमंत्री को प्राप्त अतिमंत्रीय शक्तियां हैं। ये कथन भारतीय संदर्भ में सही बैठता है। प्रशासनिक सुधार आयोग की सिफारिश ARC रिकमेंडेशन क्या है? भारत के प्रशासनिक सुधार आयोग 1966 से 70 ने सरकारी तंत्र और इसकी कार्यप्रणाली से संबंधित अपनी रिपोर्ट में प्रधानमंत्री के संदर्भ में निम्नलिखित सिफारिशें की थी। कौन कौन सी सिफारिशें हैं? जो ARC है और सेकंड जो ARC है, ये दोनों पेपर में पूछे जाते हैं। ये बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है। इसमें से 2 या 3 क्वेश्चन जरूर पूछे जाते हैं। फर्स्ट पॉइंट है, सरकारी तंत्र द्वारा प्रभावी कार्य निष्पादन सुनिश्चित किए जाने के लिए प्रधानमंत्री की सहायतार्थ उप प्रधानमंत्री भी होना चाहिए, जो प्रधानमंत्री की विधिवत सहायता कर सके तथा प्रधानमंत्री अपने कार्य के बोझ को कम करने के लिए उप प्रधानमंत्री को उपयुक्त कार्य तदर्थ आधार पर सौंप सके। सेकंड है, प्रधानमंत्री को सामान्यतः किसी मंत्रालय का प्रभारी नहीं होना चाहिए। उसका अधिकांश समय निर्देशन, समन्वय और पर्यवेक्षण के लिए उपलब्ध होना चाहिए। थर्ड है, प्रधानमंत्री को कार्मिक विभाग सीधे अपने नियंत्रण में रखना चाहिए। फोर्थ पॉइंट है, प्रधानमंत्री को महत्वपूर्ण नियुक्तियों के मामले में शामिल होना चाहिए तथा प्रमुख विभागों के सचिवों के साथ नियमित बैठकें करनी चाहिए। फिफ्थ पॉइंट है, उसे सरकारी कार्यों में प्रशासनिक दक्षता की स्थिति में सुधार लाने संबंधी नीतियों और उपायों के क्रियान्वयन की प्रगति की समीक्षा व्यक्तिगत तौर पर अथवा समूह के साथ मिलकर बैठकर करनी चाहिए। सिक्स पॉइंट है, प्रधानमंत्री को केवल उन्हीं व्यक्तियों को मंत्री चुनना चाहिए जिनमें राजनीतिक शक्ति, निष्ठा भाव, बौद्धिक योग्यता और निर्णय लेने की क्षमता हो। भारत के प्रशासनिक सुधार आयोग के अधीन देशमुख अध्ययन दल के अनुसार प्रधानमंत्री की जिम्मेदारियों में विभिन्न पहलुओं के संबंध में नेतृत्व प्रदान किया जाना भी शामिल होना चाहिए। कौन कौन से हैं? नीति निर्धारण और क्रियान्वयन। सेकंड है, प्रशासनिक दक्षता। थर्ड है, सरकार और लोगों के मध्य प्रभावी तालमेल बनाए रखना अर्थात जनसंपर्क को बढ़ावा देना। फोर्थ है, संसद के साथ सरकार का संबंध बनाए रखना। नेक्स्ट है मंत्रिपरिषद, द काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स। भारतीय संविधान में ब्रिटिश संसदीय प्रणाली की तरह ही संसदीय प्रणाली की सरकार का प्रावधान है, जिसमें प्रधानमंत्री की अध्यक्षता वाली मंत्रिपरिषद को राजनीतिक प्रशासनिक प्रणाली में वास्तविक कार्यकारी का प्राधिकार प्राप्त है। संरचना। मंत्रिपरिषद में 3 श्रेणी के मंत्री शामिल होते हैं: कैबिनेट स्तर के मंत्री, राज्य मंत्री और उप मंत्री। इनका दर्जा, परिलब्धियों और इनकी राजनीतिक महत्ता अलग अलग होती है। इन मंत्रियों में सर्वोपरि प्रधानमंत्री होता है, जो देश का सर्वोच्च शासक होता है। मंत्रिमंडल स्तर के मंत्री केंद्र सरकार के प्रमुख मंत्रालयों जैसे गृह, रक्षा, वित्त, विदेश तथा अन्य मंत्रालयों के प्रमुख होते हैं। ये मंत्रिमंडल के सदस्य होते हैं, इसकी बैठकों में शामिल होते हैं तथा नीति निर्धारण में महत्वपूर्ण भूमिका अदा करते हैं। इस प्रकार इनकी जिम्मेदारियों का विस्तार केंद्र सरकार के पूरे कार्यक्षेत्र में होता है। राज्य मंत्रियों को मंत्रालयों, विभागों के स्तर प्रभार सौंपे जाते हैं अथवा वे कैबिनेट मंत्रियों के साथ संबद्ध किए जाने की स्थिति में उन्हें कैबिनेट मंत्रियों की अध्यक्षता वाले
मंत्रालयों के विभागों का प्रभार सौंपा जाता है या उस विभाग का कोई कार्य सौंपा जाता है। इन दोनों ही स्थितियों में राज्य मंत्री को कैबिनेट मंत्रियों के निर्देशन में ही कार्य करना होता है। स्वतंत्र प्रभार की स्थिति में राज्य मंत्री को वही शक्तियाँ प्राप्त होती है जो कैबिनेट मंत्री को प्राप्त होती हैं। राज्य मंत्री कैबिनेट यानी मंत्रिमंडल के सदस्य नहीं होते हैं, न ही कैबिनेट की बैठकों में शामिल होते हैं। राज्य मंत्री के मंत्रालय विभागों से जुड़े मामलों पर विचार के समय उसे मंत्रिमंडल की बैठक में बुलाया जाता है। वर्ष 1952 में राज्य मंत्री को मंत्रिमंडल के सदस्य का दर्जा दिया गया था, किंतु 1957 में इसे वापस लेकर पहले के पद को ही बनाए रखा गया। राज्य मंत्री के बाद उप मंत्री का दर्जा आता है। इन्हें मंत्रालय विभागों का स्वतंत्र प्रभार नहीं दिया जाता है। इन्हें कैबिनेट स्तर के मंत्रियों तथा राज्य स्तर के मंत्रियों के साथ समन्वय किया जाता है, जो उन्हें प्रशासनिक, राजनीतिक और संसदीय कार्यों में मदद करते हैं। उप मंत्री कैबिनेट के सदस्य नहीं होते और न ही कैबिनेट की बैठकों में शामिल होते हैं। यहाँ ये उल्लेखनीय है कि उक्त 3 श्रेणी के मंत्री के अतिरिक्त एक श्रेणी और है जिसे संसदीय सचिव कहते हैं। ये मंत्रिपरिषद के अंतिम श्रेणी, जिसे मंत्रालय भी कहा जाता है, के सदस्य होते हैं। इनके नियंत्रण में कोई विभाग नहीं होता है, इसलिए इन्हें वरिष्ठ मंत्रियों मंत्रिपरिषद के कभी उप प्रधानमंत्री का पद भी हुआ करता था, जिसके अनुसार नेहरू जी की मंत्री परिषद के सरदार पटेल, इंदिरा गांधी की मंत्रिपरिषद में मोरारजी देसाई की मंत्रिपरिषद में चरण सिंह। क्या था कि मंत्रिपरिषद में कभी कभी उप मंत्री पद भी हुआ करता था, जैसे कि नेहरू जी मंत्रिपरिषद के जो वो थे, वो कौन थे? सरदार पटेल थे। और इंदिरा गांधी के में कौन थे? मोरारजी देसाई थे। और मोरारजी देसाई की सरकार में कौन थे? चरण सिंह थे। और चरण सिंह की सरकार में मंत्रिपरिषद में जगजीवन राम जी थे तथा वीपी सिंह की मंत्रिपरिषद में देवीलाल उप प्रधानमंत्री थे के पद पर रहे थे। उप प्रधानमंत्री की नियुक्ति मुख्यतः राजनीतिक कारणों से की जाती है। मंत्रिपरिषद बनाम मंत्रिमंडल, काउंसिल ऑफ मिनिस्टर वर्सेस कैबिनेट। मंत्रिपरिषद और मंत्रिमंडल शब्द वैसे एक जैसे लगते हैं, किंतु इनमें निश्चित भेद है। मंत्रिपरिषद की मंत्रिमंडल दोनों अपनी संरचना, कार्य और भूमिका के संदर्भ में एक दूसरे से भिन्न है। मंत्रिमंडल की भूमिका, रोल ऑफ कैबिनेट क्या है? फर्स्ट पॉइंट है, मंत्रिमंडल हमारी राजनीतिक प्रशासनिक प्रणाली में सर्वोच्च निर्णय निर्माण कर सकता है। सेकंड है, ये केंद्रीय सरकार की प्रमुख नीति नियामक संस्था है। थर्ड है, ये केंद्रीय सरकार की सर्वोच्च कार्यकारी सत्ता है। फोर्थ है, ये केंद्रीय प्रशासन के बीच प्रमुख समन्वय करता है। फिफ्थ पॉइंट है, यह राष्ट्रपति की सलाह देने वाली संस्था है तथा इसकी सलाह मानने के लिए राष्ट्रपति बाध्य है। सिक्स पॉइंट है, आपातकाल के दौरान मंत्रिमंडल प्रमुख संकट विमोचन का कार्य करता है। 7 पॉइंट है, मंत्रिमंडल विधायी और वित्तीय मामलों से जुड़े प्रमुख कार्यों को देखता है। 8 पॉइंट है, संवैधानिक प्राधिकारियों और सचिवालय के वरिष्ठ प्रशासक जैसे उच्च पदों पर नियुक्तियों के मामले में मंत्रिमंडल अपना नियंत्रण रखता है। 9 पॉइंट है, मंत्रिमंडल विदेश नीतियों और इससे जुड़े कार्य को भी देखता है। भूमिका विवेचन, रोल डिस्क्रिप्शंस। प्रमुख राजनीतिविदों और संविधान विशेषज्ञों द्वारा ब्रिटेन में कैबिनेट की भूमिका पर दिए गए मत भारतीय संदर्भ में उपयुक्त है। ये इस प्रकार है। रेमजी मूर कहते हैं कि मंत्रिमंडल राज्य रूपी जलयान की स्टीयरिंग व्हील है। लोवेल कहते हैं कि कैबिनेट राजनीतिक गुंबद की आधारशिला है। सर जॉन मैरिट के अनुसार कैबिनेट वह धुरी है जिस पर पूरी राजनीतिक मशीनीकरण घूमती है। ग्लैडस्टोन कहते हैं कि कैबिनेट सूर्य की भांति है जिसके चारों ओर अन्य ग्रह यानी निकाय घूमते हैं।
बॉकर कहते हैं सभी नीतियां कैबिनेट से जुड़ी होती हैं। वेजहॉट के अनुसार कैबिनेट कार्यकारी और विधायी विभागों को संयोजित करने वाला हाइफन तथा बंधे रखने वाला बक्कल है। सर आइवर जेनिंग्स के अनुसार मंत्रिमंडल ब्रिटिश संवैधानिक प्रणाली का सूत्रधार है। वह ब्रिटिश शासन प्रणाली को एकता की शक्ल प्रदान करता है। एल.एस. अमरे के अनुसार कैबिनेट सरकार का मुख्य निर्देशन तंत्र है। ब्रिटिश शासन में कैबिनेट की स्थिति ऐसी मजबूत हो गई है कि रैमजे मूर ने इस कैबिनेट की तानाशाही करार दिया है। इस मूर ने अपनी पुस्तक हाउ ब्रिटेन हैज गवर्न्ड में लिखा है कि एक संस्था जिसे इतनी शक्ति प्राप्त है कि उसे सिद्धांततः सर्वत्र विद्यमान कहा जा सकता है, अपनी शक्तियों को पूरा प्रयोग नहीं कर पाती है। इसी स्थिति बहुमत की स्थिति मात्र तानाशाह की है जो महज प्रचार के लिए है। 2 पीढ़ी पहले की तानाशाही की तुलना में आज की तानाशाही की स्थिति ठीक है। ये तथ्य भारतीय संदर्भ में भी उपयुक्त है। किचन कैबिनेट औपचारिक रूप से माना जाए तो कैबिनेट 15 से 20 अति महत्वपूर्ण मंत्रियों जिसमें प्रधानमंत्री प्रमुख होता है की एक छोटी संस्था है जो सर्वोच्च स्तर पर निर्णय लेने का कार्य करती है। इसके अतिरिक्त व्यवहारिक रूप से इससे भी छोटी संस्था है आंतरिक कैबिनेट या किचन कैबिनेट। कौन सी कैबिनेट? आंतरिक कैबिनेट या उसे किचन कैबिनेट भी कहा जाता है, जो सत्ता का व्यवहारिक केंद्र बन गई है। इस अनौपचारिक संस्था में प्रधानमंत्री तथा उसके विश्वास के पात्र 2-4 प्रभावी सहयोग होते हैं जिसके साथ प्रधानमंत्री प्रत्येक समस्याओं पर विचार विमर्श करता है। किचन कैबिनेट प्रधानमंत्री को राजनीतिक और प्रशासनिक दृष्टि से महत्वपूर्ण विषयों पर परामर्श देता है तथा महत्वपूर्ण निर्णय लेने में प्रधानमंत्री की मदद करता है। किचन कैबिनेट में न केवल कैबिनेट मंत्री बल्कि प्रधानमंत्री के मित्र और परिवार के सदस्य भी शामिल हो सकते हैं। भारत के सभी प्रधानमंत्रियों ने आंतरिक कैबिनेट अर्थात घेरे के अंदर घेरे का प्रबंध रखा था। प्रधानमंत्री जवाहरलाल नेहरू की आंतरिक कैबिनेट में पटेल, आजाद, अयंगर और किदवई थे। लाल बहादुर शास्त्री को वाई.बी. चौहान, स्वर्ण सिंह और जी.एल. नंदा पर विश्वास था। श्रीमती इंदिरा गांधी के आंतरिक कैबिनेट में जिसे किचन कैबिनेट कहा जाने लगा, किस समय कहा जाने लगा? आंतरिक कैबिनेट को किचन कैबिनेट कब से कहा जाने लगा? तो इंदिरा गांधी की सरकार से उसे किचन कैबिनेट कहा जाने लगा। इंदिरा गांधी की सरकार में कौन थे किचन कैबिनेट में? तो वाई.बी. चौहान, उमाशंकर दीक्षित, फर्रुखुद्दीन अली अहमद, डॉक्टर कर्ण सिंह और अन्य शक्तिशाली व्यक्ति थे। निवर्तमान प्रधानमंत्री अटल बिहारी वाजपेयी के आंतरिक कैबिनेट में एल.के. आडवाणी, जॉर्ज फर्नांडिस, एम.एम. जोशी, प्रमोद महाजन और अन्य मंत्री थे। प्रधानमंत्री ने आंतरिक कैबिनेट जो अतिरिक्त संवैधानिक निकाय पर इसके लाभ के आधार पर जोर दिया है। ये लाभ इस प्रकार है। क्या लाभ हैं इसके? यह अपने छोटे स्वरूप में भी बड़े कैबिनेट की तुलना में अधिक दक्ष और प्रवीण निर्णय निर्माता निकाय है। सेकंड है, ये बड़े कैबिनेट की तुलना में अपनी अधिक बैठकें कर सरकार के कार्य का संचालन बेहतर ढंग से कर सकता है। थर्ड है, महत्वपूर्ण राजनीतिक मामलों पर निर्णय लेने की प्रक्रिया में गोपनीयता बरतने में यह प्रधानमंत्री की सहायता करता है। इसके अतिरिक्त इसमें कुछ दोष भी है जैसे कि अवस्थी बंधुओं ने उल्लेख किया है। यह निर्णय निर्माण की सर्वोच्च संस्था कैबिनेट के प्राधिकारों और उसकी प्रतिष्ठा को कम करती है। सेकंड है, यह सरकारी कार्यों में बाहरी व्यक्तियों की महत्वपूर्ण भूमिका निभाने की अनुमति देकर विधायी प्रक्रिया में बाधा पहुंचाती है। भारत के किचन कैबिनेट की परंपरा जहां से निर्णय लेकर उसे मंत्रिमंडल के समक्ष अंतिम औपचारिक स्वीकृति के लिए प्रस्तुत किया जाता है, उपयुक्त नहीं है। यह परंपरा संयुक्त राज्य अमेरिका और ब्रिटेन में भी है जहां यह सरकारी निर्णयों को प्रभावित करने की शक्ति रखती है।
मंत्रिमंडल समिति। मंत्रिमंडल अपना कार्य विभिन्न समितियों के माध्यम से करता है। भारत के मंत्रिमंडल समिति के संदर्भ में निम्नलिखित बातें उल्लेखनीय हैं। फर्स्ट पॉइंट है, आपातकाल में इन समितियों को अतिरिक्त संवैधानिक अधिकार प्राप्त होते हैं, अर्थात इनका उल्लेख संविधान में नहीं, तथापि कार्य संचालन से संबंधित नियमावली इनमें अधिकारों का प्रावधान है। सेकंड पॉइंट है, मंत्रिमंडल समितियां दो तरह की है, स्थायी समिति और तथार्थ समिति। स्थायी समिति की प्रकृति नाम अनुरूप होती है तथा तथार्थ समिति की प्रकृति अस्थायी है। विशेष समस्याओं से निपटने के लिए समय समय पर तथार्थ समितियां गठित की जाती है। कार्य समाप्त होने पर इन समितियों का अस्तित्व नहीं रहता। उदाहरणतः वर्ष 1962 में चीनी आक्रमण के बाद आपातकालीन समिति गठित की गई थी। थर्ड पॉइंट है, मंत्रिमंडल समितियों का गठन प्रधानमंत्री द्वारा समय और परिस्थिति की अपेक्षाओं के अनुसार किया जाता है, इसलिए इसकी संख्या, इसके नाम और इनकी संरचना समय समय पर भिन्न होती है। फोर्थ पॉइंट है, इन समितियों में सदस्यों की संख्या 3 से 8 तक होती है। इनमें प्राय कैबिनेट स्तर के मंत्री होते हैं, तथापि उन मंत्रियों को इन समितियों में शामिल करने की मनाही नहीं है जिनको कैबिनेट दर्जा प्राप्त नहीं है। फिफ्थ पॉइंट है, इन समितियों में केवल संबद्ध विषय से संबंधित प्रभारी मंत्री ही शामिल नहीं होते, अपितु अन्य वरिष्ठ मंत्री भी होते हैं। सिक्स पॉइंट है, इन समितियों की अध्यक्षता प्राय प्रधानमंत्री द्वारा की जाती है। कभी कभी गृह मंत्री तथा वित्त मंत्री भी इन समितियों की अध्यक्षता करते हैं, किंतु प्रधानमंत्री यदि समिति का सदस्य है तो उसकी अध्यक्षता वह ही करता है। 7 पॉइंट है, ये समितियां केवल मामलों का निपटान ही नहीं करती, अपितु मंत्रिमंडल के विचारार्थ प्रस्ताव भी तैयार करती है और निर्णय भी लेती है। तथापि मंत्रिमंडल इन समितियों द्वारा लिए गए निर्णयों की समीक्षा कर सकता है। 8 पॉइंट है, ये समितियां मंत्रिमंडल के कार्यभार को कम करने संबंधी सांगठनिक तंत्र है। ये समितियां नीतिगत मामलों की गहन परीक्षा और प्रभावी समन्वय कार्य को भी सुगम बनाती है। ये समितियां श्रम विभाजन और प्रभावी प्रत्यायोजन के सिद्धांत पर आधारित है। 9 पॉइंट है, सर्वाधिक महत्वपूर्ण स्थायी समितियां 4 हैं। राजनीतिक मामलों की समिति, आर्थिक मामलों की समिति, नियुक्ति मामलों से जुड़ी समिति और संसदीय मामलों की समिति। इनमें प्रथम 3 समितियों की अध्यक्षता प्रधानमंत्री तथा चौथी समिति की अध्यक्षता गृह मंत्री करते हैं। सभी कैबिनेट समिति में राजनीतिक मामलों से जुड़ी समिति को सुपर कैबिनेट माना जाता है। आज के लिए वीडियो इतना ही। वीडियो अच्छी लगे तो लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए। धन्यवाद।